हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तनु क्लासेस 8 में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर क्या है, इकोनॉमिक्स एंड अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है परिचय। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर क्या है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों प्रकार के क्वेश्चन शामिल हैं, लघु और दीर्घ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं है चैप्टर फर्स्ट का, जिसका नाम है परिचय, तो प्लीज पहले थ्योरी कंप्लीट करें, उसके बाद आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। यानी मैं जो आप लोगों को थ्योरी में कंप्लीट कराया था कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के बारे में हम लोग जो पढ़ाया था, वही क्वेश्चन आपको यह पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं यानी केंद्रीय समस्या क्या क्या है, चलिए डिस्क्राइब करते पढ़ते हैं। देखिए, क्या उत्पादित किया जाए एवं कितनी मात्रा में उत्पादित किया जाए, यह भी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को खाद्य सामग्री, आवास अथवा विलासितापूर्ण वस्तुओं के उत्पादन के लिए चयन करना पड़ता है। यानी एक तरह से उसका डेटा तैयार करना पड़ता है कि कितना उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। दूसरे शब्दों में अगर कहें, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कृषि व उद्योग उत्पादों के बीच चयन करना पड़ता है। यानी कृषि और उद्योग, यानी एक तरह से कृषि क्षेत्र में और उद्योग क्षेत्र यानी फैक्ट्री वाला क्षेत्र में हर एक चीज का मतलब एक तरह से बैलेंस से बना के चलना पड़ता है कि कौन सा वस्तु का ज्यादा उत्पादन करना है, कौन सा वस्तु को ज्यादा मतलब मात्रा में उत्पादन करना है, कौन सा वस्तु को कम मात्रा में उत्पादन करना है, उसको कहते हैं चयन। यानी उद्योग कृषि क्षेत्र में और कृषि यानी प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कृषि में और उद्योग उत्पादों में, दोनों के बीच में चयन करना पड़ता है। दोनों के बीच क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है कि उनका उत्पादन अधिक व किनका उत्पादन कम मात्रा में किया जाए। अन्य शब्दों में अगर कहा जाए कि उपभोक्ता वस्तुओं व पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के बारे में चयन करना पड़ता है। चयन का मतलब होता है तरह से डेटा तैयार करना है कि सरकार को एक तरह से डेटा तैयार करना पड़ता है अर्थव्यवस्था में। ये भी एक समस्या है। यानी एक तरह से कौन सा वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितना मात्रा में किया जाए, ये क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। ये इसी की हम विवेचना कर रहे हैं, उसी का हम एक तरह से अध्ययन कर रहे हैं। विवेचना का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। विवेचना कीजिए, अध्ययन कीजिए, उसका एक तरह से डिस्क्राइब कीजिए, क्या है, नहीं है, उसको कैसे सोल्यूशन किया जा सकता है, क्या उसका निदान है, क्या उसका हल है, सारे के सारे उसको अंडर एक तरह से अध्ययन करना है, उसी को कहेंगे विवेचना। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए, एक तरह से बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या क्या है, क्या उत्पादन किया जाए एवं कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये आपका हेडलाइन हुआ। ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, यह आपका हेडलाइन हुआ अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अब उसका विवेचना जो है इस प्रकार करना है। विवेचना अगर आप करने के लिए बोलेंगे तो इस प्रकार उसको एक तरह से विवेचना कर देना है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था को खाद्य सामग्री, आवास अथवा विलासितापूर्ण वस्तुओं के उत्पादन के लिए चयन करना पड़ता है। उसको एक तरह से डेटा तैयार करना पड़ता है कि कितना वस्तु कितना मात्रा में उत्पादन किया जाए, या फिर उपभोक्ता वस्तुओं एवं पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के बारे में चयन करना पड़ता है। इसी के बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में, या हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कराए हैं, काफी इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए चलिए। पहला क्वेश्चन कवर हो गया, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इन वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए। यानी जो वस्तु आप उपयोग कर रहे हैं, यानी अर्थव्यवस्था में कोई भी वस्तु होगा तो उन वस्तु का उत्पादन किस प्रकार, किस तरीका से किया जाए, ये भी एक क्या है, केंद्रीय समस्या। ये भी एक क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। इसका भी निदान है। चलिए इसके बारे में भी हम डिस्क्राइब करते पढ़ते हैं। देखिए, वस्तुओं के उत्पादन की दो प्रकार की तकनीक। पहला तकनीक का भाग है श्रम प्रधान एवं पूंजी प्रधान। ठीक है, दो प्रकार की तकनीक है, श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान। जिस पूंजी एक तरह से श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान होती है, उत्पादन की तकनीक जो होती है दो होती है, श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान होती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान अथवा पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन कर सकती है। यानी प्रत्येक जो अर्थव्यवस्था है, जितने सारे अर्थव्यवस्था है, जितने भी एक तरह से इकोनॉमी है, वो सारे के सारे एक तरह से श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान तकनीक को प्रयोग करके, इस्तेमाल करके उत्पादन कर सकता है किसी भी चीज का। ठीक है, अर्थव्यवस्था को यह चयन करना पड़ता है कि उत्पादन के लिए किन तकनीकों का किस अनुपात में प्रयोग किया जाए, यानी किस तकनीक का किस अनुपात में प्रयोग किया जाए। मान चलिए तकनीक जो आया, एक तरह से जो भी एक तरह से टेक्नोलॉजी आया है वो क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, कि वो टेक्नोलॉजी का कितना हद तक, कितना लिमिट तक इस्तेमाल करना है किसी चीज का उत्पादन करने के लिए, उसी को कहेंगे अनुपात। यानी अर्थव्यवस्था को चयन करना पड़ता है, ये बात तो एक तरह से उसको डेटा तैयार करना पड़ता है कि उत्पादन के लिए इन तकनीकों का किस अनुपात में, किस मतलब एक तरह से रेंज में प्रयोग किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। ये क्या पढ़े हम, इन वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, तो इसका एक तरह से डिस्क्राइब रूप पढ़े। वस्तुओं का उत्पादन दो प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार की तकनीक से, श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान। प्रत्येक
अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान अथवा पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन कर सकता है, अर्थव्यवस्था को वह यह भी चयन करना पड़ता है कि उत्पादन के लिए जो तकनीक का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको किस अनुपात में, किस रेंज में, किस एक तरह से लिमिटेशन में एक तरह से उसको इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, ये भी उसको चयन करना पड़ता है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था आपका कि इन वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए। तो आप समझ लिए इसको तरह से कैसे इसको एक तरह से ड्राइव करना है, कैसे इसका आंसर लिखना है बोर्ड एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसके लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है, किसके लिए किया जाए। आदमी है ही नहीं, कंज्यूमर है ही नहीं, उपभोक्ता है ही नहीं, बिन फालतू उस वस्तु का उत्पादन करके ढेर करके रख देगा, ऐसा भी बात होता है। इसका भी एक तरह से लेखा जोखा करना पड़ता है। ये भी एक क्या है, केंद्रीय समस्या है। एक तरह से बड़े बड़े फैक्ट्री में बड़ा बड़ा सामान बना के रख दिया, ज़्यादा से ज़्यादा सामान का उत्पादन करके रख दिया, लेकिन पता चला कि कोई है ही नहीं, कि जिसके लिए बनाए वो है ही नहीं, इसलिए इसका भी डेटा तैयार करना पड़ता है। इसलिए ये भी एक क्या है, केंद्रीय समस्या है अर्थव्यवस्था की। अब देखिए किसके लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, इस समस्या का संबंध उत्पादन को अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यक्ति कौन है, उपभोक्ता व्यक्ति, हम लोग क्या है, व्यक्ति है, हम ही लोग तो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर है, मैं किस प्रकार आवंटित किया जाए, किसको उत्पादन का अधिक व किसको उत्पादन का कम भाग बांटा जाए। ठीक है, प्राथमिक आवश्यकता जैसे प्राथमिक शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा व मकान सभी को आसानी व मुक्त रूप से उपलब्ध हो या नहीं, यह समस्या अर्थव्यवस्था को हल करनी पड़ती है। ठीक है, ये एक तरह से ये भी एक समस्या है, ये भी क्या है, एक समस्या। प्राथमिक आवश्यकता जितने भी आवश्यकता है, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, ये भी एक प्राथमिक आवश्यकता है, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, ये भी एक प्राथमिक आवश्यकता है, लेकिन इसको भी मतलब एक तरह से कैसे उपलब्ध कराना है, सभी को आसानी से मुक्त रूप से मतलब उपलब्ध हो या नहीं हो, इसका भी एक तरह से समस्या है अर्थव्यवस्था में। ये भी एक समस्या है, यानी हर लोग को, हर व्यक्ति को कैसे मतलब एक तरह से ये सारे के सारे चीज प्राथमिक आवश्यकता है उसको पूर्ति मिले, उसका पूर्ति हो जाए, उसको आसानी से मिले, इसका भी एक तरह से निदान करना पड़ता है। ये भी एक समस्या है किसमें, अर्थव्यवस्था में। किसके लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तो आप समझ लिए इस तरह से आपको उसका एक तरह से डिराइव कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तो आप आसानी से इन शब्दों में, इन सुनहरे शब्दों का एक तरह से आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन तो कवर हो गया, आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से आप क्या समझते हैं, यानी अर्थव्यवस्था की जो उत्पादन संभावना है उससे का मतलब अभिप्राय क्या है, क्या मतलब है। देखिए, निश्चित संसाधनों एवं तकनीक स्टॉक के ज्ञान से, निश्चित संसाधन एक तरह से लिमिटेशन में संसाधन है, ज़्यादा संसाधन नहीं है, कम भी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, एक तरह से लिमिट है, एवं तकनीक स्टॉक यानी टेक्नोलॉजी के स्टॉक के भंडार से, यानी टेक्नोलॉजी का भंडार के ज्ञान से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं के संयोजनों को क्या कहेंगे, उत्पादन संभावना कहेंगे। यानी आगे चल के मतलब यह है कि संसाधन का उपयोग करके, तकनीक का उपयोग करके आगे चल के बहुत सारा वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है, बहुत सारा सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है। ये सब क्या है, पॉसिबिलिटी है, यानी संभावना है। ये सब क्या है, आगे चल के हो सकता है ऐसा, ये सब संभावना है। इन्हीं सभी के संयोजन रूप को क्या कहेंगे, उत्पादन संभावना कहेंगे। सिंपल सी बात है, अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना से आप क्या समझते हैं, यानी निश्चित संसाधन के मदद से और तकनीकी के मदद से, तकनीकी के और निश्चित संसाधन के मदद से, तकनीकी के ज्ञान के स्टॉक से मतलब आगे चल के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन की विभिन्न संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी के संयोजन रूप को क्या कहेंगे, उत्पादन संभावना कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पादन संभावना कहेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कवर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। अब देखिए, ये आपको क्वेश्चन पढ़ा है कि सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। ये मैं थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूं कि सीमांत उत्पादन संभावना क्या होता है। देखिए, आप देखते हैं कि सीमांत उत्पादन संभावना वक्र निश्चित संसाधनों व तकनीक ज्ञान के पूर्ण उपयोग से दो वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न मात्राओं को रेखाचित्र के सहायता से दर्शाता है। ये जो सीमांत उत्पादन संभावना है, दो विभिन्न वस्तुओं एक तरह से पूर्ण उपयोग से जो दो वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उसका विभिन्न मात्राओं को रेखाचित्र के द्वारा मतलब सहायता से उसको दर्शाता है। यह वक्र एक वस्तु की किसी निश्चित मात्रा के बदले दूसरे वस्तु की अधिकतम संभावित मात्रा तथा दूसरे वस्तु की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, जितने भी उत्पादन संभावना वक्र पर जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, संसाधनों के पूर्ण उपयोग को दर्शाता है, यानी पूरा तरह से उसका उपयोग हो चुका है, यही बात को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र पर जितने भी बिंदु होते हैं, जितने भी पॉइंट होते हैं, उत्पादन संभावना के अंदर स्थित, उत्पादन संभावना के अंदर यानी इनमें स्थित बिंदु संसाधनों के अपूर्ण उपयोग को दर्शाता है। उसके अंदर जो रहेगा वो अपूर्ण उपयोग को दर्शाएगा, और उत्पादन संभावना वक्र पर यानी रेखा पर जो स्थित रहेगा वो
पूर्ण उपयोग को दर्शाएगा। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र पर प्रत्येक एक तरह से बिंदु जो उपस्थित रहता है उत्पादन संभावना वक्र पर, वो किस चीज को दर्शाता है, तो पूर्ण उपयोग को दर्शाता है। अगर आपको एक तरह से बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाएंगे कि उत्पादन संभावना के अंदर जो बिंदु स्थित रहता है तो वह संसाधन के किस एक तरह से उपयोग को दर्शाता है, तो अपूर्ण उपयोग को दर्शाता है। ठीक है, तो यहां समझ लिए इस स्थिति में कुछ संसाधन या तो बेकार पड़े रहते हैं या उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी सीमांत उत्पादन उपयोगिता जो होता है, सीमांत उत्पादन उपयोगिता एक वक्र है, यह वक्र लगाना भूल गया है, सीमांत उपयोगिता वक्र है। सीमांत उत्पादन उपयोगिता वक्र जो है एक निश्चित संसाधनों और एक तरह से तकनीक का जो ज्ञान के पूर्ण उपयोग से दो वस्तु जो होता है, कंबाइंड रूप है दो वस्तु का उत्पादन विभिन्न मात्रा को एक तरह से चित्र के द्वारा दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र, वक्र का मतलब क्या होता है, रेखा। ठीक है, इस तरह से पांचवा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन आपका कवर हो गया। इसमें 2 पॉइंट आया, बहुत मेन पॉइंट आया। उत्पादन संभावना के जो होता है अंदर के जो बिंदु होता है वो अपूर्ण उपयोग को दर्शाता है, और उत्पादन संभावना वक्र पर जो होगा उस पर स्थित जो होगा तो वो संसाधन के पूर्ण उपयोग को दर्शाता है। ठीक है, इसको नोट करते हुए जाना, पांचवा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। विवेचना का मतलब मैंने क्या बताया शुरू उसका एक तरह से उल्लेख कीजिए, उसका एक तरह से डिस्क्राइब कीजिए क्या क्या है नहीं है, उसको एक तरह से एक्सप्लेनेशन कीजिए। ठीक है, विवेचना कीजिए। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का दो मुख्य शाखाएं व्यष्टि है और समष्टि। मैंने आप लोग को चैप्टर शुरू करने से पहले बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जो मेन शाखा है अर्थशास्त्र की। ठीक है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का दो मुख्य शाखा व्यष्टि और समष्टि के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बाजार में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, ये जो विभिन्न एक तरह से व्यक्तिगत आर्थिक इकाई के जो एक तरह से अध्ययन किया जाएगा, मैं ये थ्योरी में बहुत पढ़ा चुका हूँ व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं की है तो फिर आपका गलती है। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया कि पहले थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन आप क्वेश्चन आंसर नहीं भी किए हैं, थ्योरी नहीं भी किए हैं, तो फिर भी यहाँ आप समझ जाएंगे। ठीक है, वीडियो छोड़ के नहीं भागिएगा। देखिए, आपको कह रहा है कि विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बाजार में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन जो किया जाता है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और इस शाखा में व्यक्तियों के स्वव्यवहार यानी स्वव्यवहार अच्छा व्यवहार के आधार पर वस्तु की कीमत व मात्रा का निर्धारण के लिए सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। स्वव्यवहार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, यानी कस्टमर जो होगा यानी जो कंज्यूमर होगा उसके स्वव्यवहार के आधार पर, अच्छा व्यवहार के आधार पर वस्तु का कीमत और मात्रा भी निर्धारण किया जाता है, और उसके निर्धारण का मतलब सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन आगे जो कह रहा है आपको कि समष्टि अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में यह कह रहा है कि सामूहिक आर्थिक इकाइयों के संव्यवहारों यानी स्वव्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ सामूहिक हो गया, और व्यष्टि में व्यक्तिगत, व्यष्टि व्यक्तिगत एक तरह से इकाई का अध्ययन करता है, और ये जो है समष्टि सामूहिक, समष्टि सामूहिक एक तरह से पहला इसका शब्द मिलता है 100, इसका भी मिलता है 100, यानी इस तरह से भी आपको याद रखने में आसानी होगी कि समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक आर्थिक इकाइयों का संव्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, स्वव्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि सामूहिक मांग हो गया, सामूहिक पूर्ति, रोजगार हो गया। अर्थशास्त्र की इस शाखा में इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि आय, उत्पादन का स्तर, कुल एक तरह से क्या है, कुल उत्पादन का एक तरह से आकलन किस प्रकार किया जाता है। यह शाखा पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन करती है। ये जो शाखा है समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन करती है, यानी एक ही यूनिट मानेगा, पूरी एक तरह से अर्थव्यवस्था को एक ही यूनिट मानेगा, एक ही एक तरह से स्टेप मानेगा, सब के सब एक ही स्टेप मानेगा जितने भी उसके अंतर्गत आते हैं, और सबका अध्ययन कर डालेगा। किसके अंतर्गत होता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। यहाँ आप क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन आपका था कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की मतलब विवेचना कीजिए। तो यहाँ क्या करना है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या पढ़े, इसको मतलब इसके अंतर्गत किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है उसी के बारे में आपको डिस्क्राइब कर देना है, लिख देना है बढ़िया से अपने सुनहरे अक्षरों में। ठीक है, आपको एक तरह से बहुत अच्छा मार्क्स आएंगे, और इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए जाइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध यानी केंद्र के द्वारा जो योजना बनाए जाते हैं अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद को मतलब स्पष्ट कीजिए। भेद का मतलब क्या होता है, अंतर, डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं भेद। केंद्रीकृत योजना जो जो केंद्र में जो योजना बनाए जाते हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इकोनॉमिक क्षेत्र के लिए जो योजना बनाए जाते हैं, और बाजारी अर्थव्यवस्था में जो योजना चलती है, बाजारी अर्थव्यवस्था और केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो है उसमें भी कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस होगा तभी उसका तो नाम भी अलग है। वही डिफरेंस को आपको बोल रहा है कि भाई
उसी डिफरेंस को लिखिए, उसी का भेद कीजिए, ठीक है, स्पष्ट कीजिए कि कौन कौन सा डिफरेंस है। देखिए, एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का नियोजन एवं एक केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है। जो होता है केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था जो होता है, इसमें क्या होता है कि सभी आर्थिक क्रियाकलाप जितने भी एक्टिविटी होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होंगी, सभी का नियोजन, एक तरह से नियोजन जो होगा एक केंद्रीय सत्ता द्वारा होगा। यानी सत्ता होता है केंद्रीय, जो केंद्र पर शासन होंगे वो सत्ता होंगे, उसी के द्वारा होता है। और उपभोग क्या होता है कि उपभोग, उत्पादन व निवेश के महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं। यानी कितना उत्पादन करना है, कितना मतलब वस्तु का उत्पादन करना है, कितना मतलब किसी क्षेत्र में निवेश करना है, कितना मतलब एक तरह से कस्टमर को मतलब कितना सामान इस साल बना करके देना है, ये सारे के सारे डिसीजन जो होते हैं, ये सारे के सारे जो फैसले लेते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं, एक तरह से फैसले होते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, वो कौन लेते हैं? केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों के उचित बंटवारे का प्रयास किया जाता है। यानी जो सत्ता जो होता है, यानी सरकार जो होती है, संसाधनों के उचित बंटवारे का प्रयास करता है। यानी उचित बंटवारे का मतलब ये होगा कि देश में जितने भी संसाधन है वह अमीर गरीब लोगों को बराबर मिले। अगर ये नहीं कि उनको गरीब है तो गरीब है तो उसको उस तक भी मतलब संसाधन पहुंचे, ये कोशिश कौन करता है? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था करता है। यानी केंद्र में जो सत्ता होते हैं वो करते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों के उचित बंटवारा, यानी गरीब को भी सही वही मिले और यानी जितने भी समाज के लोग पिछड़े हुए हैं उसको संसाधन मिले और प्रयास किया जाता है, ठीक है। केंद्रीय सत्ता अंतिम वस्तुओं के नया योजित आवंटन के लिए हस्तक्षेप करती है। यानी केंद्रीय सत्ता अंतिम वस्तुओं के नया योजित आवंटन के लिए हस्तक्षेप करती है। एक बाजार अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय बाजार शक्तियों के आधार पर तय होती है। यानी बाजार अर्थव्यवस्था में जो होता है उसमें जो जितने भी निर्णय होते हैं, जितने भी एक तरह से डिसीजन होते हैं, वो बाजार शक्तियों के आधार पर तय किया जाता है कि आज मार्केटिंग का रेट कैसा रहा, बाजार का रेट कैसा रहा, उसी के मतलब बाजार के हिसाब से चलता है। वो उसमें सत्ता की मतलब कोई सरकार की हस्तक्षेप नहीं होती है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक एजेंट मुक्त रूप से उत्पादों का विनिमय करते हैं। आर्थिक एजेंट जो है वो मुक्त रूप से यानी फ्रीली, यानी जितने भी एक तरह से आर्थिक एजेंट हैं, जितने भी आर्थिक मतलब एजेंट हैं, वो सारे के सारे फ्री रूप से यानी एक तरह से फ्री मतलब हो करके क्या करते हैं? उत्पादों का विनिमय करते हैं। मतलब विनिमय मतलब क्या होता है? बेचना और खरीदना, उत्पादों का बेचना और खरीदना। इस अर्थव्यवस्था में, किस अर्थव्यवस्था में? बाजारी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ। यानी कोई भी बाजार में जाएंगे तो एक तरह से लोग जो बेचते हैं, अपना सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, वो अपने मन से बेचते हैं। यानी एक करते हैं कि मुक्त रूप से यानी फ्री होकर के उत्पादों का विनिमय करते हैं, एक तरह से सामान का खरीद बिक्री करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। किस व्यवस्था में? बाजारी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। और जो होता है केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में, उसमें सरकार की हस्तक्षेप होती है। तो यहाँ आप केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में भेद जान लिए, डिफरेंस जान लिए, क्या क्या अंतर होता है। तो इस प्रकार इसका अंतर आप लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आए। 7वां क्वेश्चन कवर हो गया, स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपको कह रहा है कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से क्या समझते हैं। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण यानी यहाँ होगा आर्थिक कर दिया, देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ, यहाँ होगा आर्थिक, ठीक है। यानी सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का मतलब क्या होता है? लेखा जोखा करना, उसका एक तरह से अध्ययन करना। सकारात्मक मतलब होता है एक तरह से अच्छा रास्ता, अच्छा मतलब बदलाव। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका अभिप्राय क्या है, क्या समझते हैं? देखिए सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से अभिप्राय उस विश्लेषण से है कि जिसमें हम यह मतलब अध्ययन करते हैं कि विभिन्न तंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं। यह विश्लेषण विभिन्न तंत्र या आर्थिक तंत्र के क्रियाकलापों का मूल्यांकन करती है, ठीक है। यानी सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण जो होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि ऐसा विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है जिसमें हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न यानी अलग अलग तरीके से जो सिस्टम होता है किस प्रकार कार्य करते हैं। यानी अलग अलग तरीके का जो सिस्टम होता है वो किस प्रकार काम करते हैं, किस तरह से किस ढंग से मतलब क्रिया करते हैं, काम करते हैं। यह विश्लेषण विभिन्न आर्थिक तंत्र के क्रियाकलापों को मतलब मूल्यांकन करता है, एक तरह से मूल्य को आंकता है। यानी सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण अलग अलग तरह से जो विश्लेषण किए जाते हैं, विभिन्न आर्थिक तंत्र के जो विश्लेषण किया जाता है उसके क्रियाकलापों का मूल्य नापा जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, कीमत के स्तर पर उसको मापा जाता है। इस तरह से 8वां क्वेश्चन कवर हो गया। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? इस तरह से आपको 2 लाइन में 2-4 लाइन में उसका आंसर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आदर्शक यहाँ लगा दिया आदर्शक। अब वहाँ शुरू 8वां क्वेश्चन में हम पढ़ रहे थे कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण, लेकिन यहाँ आदर्शक लगा दिया। आर्थिक विश्लेषण यहाँ भी है, आर्थिक विश्लेषण यहाँ भी है। फर्क यह है कि यहाँ सकारात्मक है, यहाँ आदर्शक है। अब ये देखिए आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अभिप्राय है। देखिए आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से अभिप्राय उस विश्लेषण से जिसमें हम यह अध्ययन करते हैं कि कोई तंत्र वांछनीय है या फिर या नहीं। इसका संबंध इन प्रश्नों से होता है कि क्या वांछनीय है, क्या वांछनीय नहीं है,
क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यानी कितना उत्पादन किया चाहिए, यानी कौन सा उत्पादन करना चाहिए, क्या है नहीं है, क्या होना चाहिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, यही सारा का सारा मतलब विश्लेषण किया जाता है आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में। ठीक है, आप इसका मतलब समझ लिए, इस प्रकार से आप उसको मतलब एक तरह से ड्राइव करना है कि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, उसका अभिप्राय क्या है। 9वां क्वेश्चन कवर हो गया, आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओहो, इसको मतलब पूरा थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, एक बार नहीं 100 बार बोल चुका हूँ ये बात को कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का इसका परिभाषा में मैं बोल चुका हूँ। देखिए फिर भी यह क्वेश्चन आपको कर दिया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस को स्पष्ट कीजिए, उसको क्लियरिफाई कीजिए, एक तरह से क्लियरिटी लाइए, उसमें अंतर क्या है क्या डिफरेंस है। सबसे पहला आपको पढ़ाया जा रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये क्या है, ये एक ऐसा शाखा है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी अर्थशास्त्र का वैसा शाखा वैसा ब्रांच जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है, किसी एक फर्म किसी एक इकाई उद्योग का अध्ययन किया जाता है, किसी एक व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है, तो वो किसके अंतर्गत किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कीमत सिद्धांत एवं संसाधन के आवंटन की समस्या अध्ययन इस शाखा में किया जाता है, यानी कीमत सिद्धांत। अब देखिए यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है कि कीमत सिद्धांत एवं संसाधन के आवंटन की समस्या का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। ये जो समस्या है यानी कीमत सिद्धांत एवं संसाधन के आवंटन, ये भी क्या है एक समस्या, लेकिन इसका लेखा जोखा इसका अध्ययन कहाँ होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। मांग व आपूर्ति इस शाखा के प्रमुख उपकरण है, यानी जो प्रमुख उपकरण है बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ दे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उपकरण क्या है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, मांग और आपूर्ति। मांग और आपूर्ति क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उपकरण है। मांग और आपूर्ति क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उपकरण है। ठीक है, इसमें उपभोक्ता संतुलन, उत्पादक संतुलन आदि का विश्लेषण किया जाता है, यानी ये जो होता है एक संतुलन जो होता है उपभोक्ता के अंतर्गत, जो एक तरह से कस्टमर में जो संतुलन होता है बैलेंस होता है, उसका भी एक तरह से अध्ययन किया जाता है, और उत्पादक संतुलन का भी अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब हम सेकंड में पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ये क्या होता है, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र सामूहिक आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। सही बात है, सामूहिक अर्थशास्त्र जो होता है, सामूहिक जो एक तरह से फॉर्म, एक तरह से ग्रुपिंग जो होता है, एक ग्रुप में समूह में जो अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी सामूहिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, और व्यक्तिगत किसमें, व्यक्तिगत किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और सामूहिक समष्टि में, सामूहिक समष्टि इसका फर्स्ट लेटर भी मिलता है, यानी पहला अक्षर 100, इसका भी पहला अक्षर 100, इस तरह से आपको याद रखने में आसानी होती है। इस शाखा में आय एवं रोजगार निर्धारण सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, किस शाखा में, समष्टि अर्थशास्त्र में। सामूहिक मांग व सामूहिक पूर्ति इस शाखा के प्रमुख उपकरण है। अब देखिए यह सामूहिक पूर्ति जो है, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति है, वो किसका प्रमुख उपकरण है, समष्टि अर्थशास्त्र का। लेकिन यहाँ क्या है कि मांग व आपूर्ति इसका प्रमुख उपकरण है, मांग और आपूर्ति व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उपकरण है, और सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति ये समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उपकरण है। थोड़ा सा डिफरेंस है, या इसकी तरह से कंफ्यूजन नहीं होना है, ये कंफ्यूजन बहुत बड़ा कंफ्यूजन एक तरह से बहुत आगे चलिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन ना पैदा कर दे, इसलिए इसको अभी ये मतलब क्लैरिफाई कर लीजिए, एक तरह से उसको एक तरह से बैलेंस कर लीजिए, उसको एक तरह से जान लीजिए कि किसमें क्या अंतर है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका उपकरण कौन है, प्रमुख उपकरण मांग व आपूर्ति है, और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उपकरण सामूहिक मांग और सामूहिक आपूर्ति है, यानी सामूहिक पूर्ति है। इस तरह से 10वां क्वेश्चन कवर हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन तक कवर किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट बनाते हुए चलिए। हम लोग इसमें पढ़े कि अगर बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आ पाएंगे तो आ जाएंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपका आंसर एक तरह से सही सुनहरे अक्षर में आप आंसर दे सकते हैं। इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मस्त क्वेश्चन था, और ये अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर था। कौन सा अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, 2 पार्ट में बटा हुआ आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर। परिचय का हम क्या किए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कवर किए, लघु और दीर्घ आगे सेकंड वीडियो में लाएंगे, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।